हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आज का टॉपिक काफ़ी कॉमन टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए, यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए और यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में रीजनल ग्रुपिंग एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो हायरार्की पूछे, कई बार हायरार्की पूछ लेता है, जैसे फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक ग्रुपिंग में से, जैसे एशियान में से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, सार्क से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सार्क, ब्रिक्स, एशियान, ईयू, नाफ्टा और एपेक। ठीक है, ये जितने भी इंटीग्रेशन हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हैं इनकी एक बात कॉमन है, सभी रीजनल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, सभी मेंबर कंट्रीज में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाले, क्योंकि डिटेल में आपको पता ही है सबके सबके जो ऑब्जेक्टिव है लगभग लगभग सेम है। तो हम लोग करेंगे मेनली उनकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और जो जो नई नई इवेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का अगर हम मीनिंग करें तो मीनिंग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं इसकी मीनिंग को। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? कुछ मेंबर नेशंस का एक यूनिट बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जहां वो मेंबर कंट्रीज क्या कर सकते हैं, आपस में ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर जो लेबर है लेबर की मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी अलग अलग इंटीग्रेशन है उनके टाइप्स हैं। ठीक है, जो हम आगे करेंगे टाइप्स, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, दैट इज कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, सबकी थोड़ा 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 लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा जो लाइव चैट है, लाइव चैट में आंसर दीजिएगा, लेकिन जो फाइनल आंसर्स हैं हम लोग कमेंट्स को कर देंगे। राइट, चलिए, तो अगर हम मीनिंग करें, सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हैज एनेबल्ड कंट्रीज फोकस ऑन इशू दैट आर रेलिवेंट टू देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो हैं, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेसिकली उन्हीं कंट्रीज का होता है जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इनका एक दूसरे के साथ साथ चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं देखोगे आप लोग एक तो बिल्कुल ही डेवलप्ड कंट्री है और बिल्कुल ही यूडीसी है, मतलब अंडर डेवलप्ड है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से उनका एक ग्रुपिंग बनाया जाता है, जिसमें वो मेनली फोकस जो है करते हैं इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ वगैरह के ऊपर, एज वेल एज एनकरेज ट्रेड बिटवीन नेबर्स। तो नेबर के बीच में जितना भी ट्रेड है उसको प्रमोट करते हैं। कॉमन गोल है सभी इकोनॉमिक ग्रुपिंग का। ठीक, अब उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीखने वाली बात है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और यहाँ से एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। चलिए, तो सबसे पहले इससे पहले भी एक लेवल होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, लेकिन इसमें वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंशियल ट्रेड का मतलब जहाँ आपकी मर्जी होगी वहाँ आप ट्रेड करोगे। लेकिन हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्री ट्रेड एरिया से। जो फर्स्ट लेवल है फ्री ट्रेड एरिया, तो एक एक करके यहीं समझ लेना, आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्री ट्रेड एरिया क्या है? जितने भी मेंबर नेशन है, मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, तो जितने भी मेंबर नेशन है उनके बीच में सारे बैरियर हट गए। ठीक है, ये जितने भी बैरियर्स हैं वो सब हट गए, बैरियर फ्री ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है, जो नॉन मेंबर नेशन है, मान लीजिए जो डी कंट्री है वो नॉन मेंबर है, तो डी में ये अपनी अपनी इंडिविजुअल टैरिफ यूज़ करेंगे। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं, जितने भी टैरिफ्स हैं वो तो एलिमिनेट हो गए हैं मेंबर नेशन के बीच में, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ मेंबर है, जो अदर कंट्री है, अगर उसके साथ ट्रेड करने होंगे तो ए, बी, सी अपनी अपनी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन सिर्फ एक ही फर्क है। ठीक है, तो अगर हमने डी के साथ ट्रेड करना है तो ए अपनी स्ट्रेटजी अपनाएगा, सी अपने टैरिफ इम्पोज करेगा, और जो बी है वो अपने टैरिफ इम्पोज करेगा। ठीक है, नॉन मेंबर के साथ। दूसरा पॉइंट करते हैं कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड एरिया में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कस्टम यूनियन भी फ्री ट्रेड एरिया है, प्लस उसमें एक चीज ऐड हो जाएगा, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब जितने भी मेंबर नेशन है सेम लेवल ऑफ टैरिफ इम्पोज करेंगे। ठीक है, पहले फ्री ट्रेड एरिया में अलग अलग टैरिफ इम्पोज कर रहे थे, अभी ये एक ही टैरिफ रेट इम्पोज करेंगे आउटसाइड ऑफ द कंट्री, मतलब जो नॉन मेंबर कंट्री है उसके साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार थ्योरेटिकल करेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है या वो थर्ड लेवल है वो है कॉमन मार्केट। ठीक है,
कॉमन मार्केट से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और कई बार क्वेश्चन कस्टम यूनियन से ही पूछ चुका है। चलिए एक बार थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा फ्रिक्वेंटली। जो कस्टम यूनियन है, थ्योरी ट्रेड क्रिएशन, ठीक है, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जेंट जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? ठीक है, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जेंट थ्योरी किसने दी थी? फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम लोग जो फाइनल कमेंट है वो लास्ट में करेंगे। ठीक, उसके बाद जो थर्ड है वो आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट से रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन दिया था पोल पोस्ट में, ठीक है, पोल पोस्ट 117। तो इसमें पूछा था द मूवमेंट ऑफ फ्री गुड्स एंड फैक्टर्स अमंग द मेंबर्स। गुड्स का भी लेन देन हो रहा है और फैक्टर्स का भी लेन देन हो रहा है, ठीक है, वो किस में आता है? तो जो राइट आंसर था वो था कॉमन मार्केट। सिर्फ 22% लोगों ने ही यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज किया है। ठीक, सो कहने का मतलब ये है कि ये लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके काम आएंगी बाद में। ठीक, तो कॉमन मार्केट में क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी, प्लस एक चीज़ और आ जाएगी, जितने भी फैक्टर की मूवमेंट्स है, ठीक है, फैक्टर की मूवमेंट्स मतलब लेबर, कैपिटल, जितने भी मूवमेंट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मतलब मेंबर नेशन में या नॉन मेंबर नेशन में, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेबर प्लस कैपिटल मूवमेंट। फिर सबसे एडवांस लेवल पे जो इंटीग्रेशन है वो है चौथा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ये तीन, प्लस कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी। अब जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है या फिर इकोनॉमिक यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉमन फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, जितनी भी फिशिंग पॉलिसी है या एग्रीकल्चर पॉलिसी है, सभी पॉलिसी सेम होती हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एडवांस या फिर अपडेटेड। जो सबसे एडवांस लेवल की है वो है इकोनॉमिक यूनियन, और ये यूजीसी नेट में आ भी चुका है। ठीक, तो ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो किसने थ्योरी दी थी? थोड़ा कमेंट कर दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं। फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर नेशन है, मेंबर नेशन सभी बैरियर्स रिमूव कर देंगे और जितने भी मेंबर नेशन है वो नॉन मेंबर के साथ अपनी इंडिपेंडेंटली, ठीक है, पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जैसे एग्जांपल है नाफ्ता। उसके बाद जो नेक्स्ट है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन सेम है फ्री ट्रेड एरिया की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जितने मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, बैरियर टू ट्रेड रिमूव्ड बिटवीन मेंबर नेशंस एंड प्राइमरी डिफरेंस फ्रॉम फ्री ट्रेड एरिया इज दैट द मेंबर्स एग्री टू ट्रेड नॉन मेंबर कंट्रीज इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज नॉन मेंबर से ट्रेड कर रही हैं वो सिमिलर मैनर में कर रही हैं, मतलब सेम लेवल ऑफ टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही फर्क है बस। चलिए तीसरा जो पॉइंट है वो आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में भी वो दो चीज़ें तो आ जाती हैं, फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन की, प्लस एक जो चीज़ है लेबर एंड कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, ये ऐड हो जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। उसके बाद जो फोर्थ इकोनॉमिक यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो है आपका इकोनॉमिक यूनियन। ये एडवांस लेवल का है, इसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, जितने भी रिमूव बैरियर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, और जितने भी इसमें कॉमन मार्केट की फीचर्स आ जाएंगे, और इसमें जितने भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, चाहे वो अदर पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़, वो सेम होंगी। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है तो यूरोपियन यूनियन की भी फिजिकल पॉलिसी सेम है, और यूरोपियन यूनियन की जितने भी आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, फिशिंग पॉलिसी, वो सब सेम है। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल का है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दैट इज इकोनॉमिक यूनियन। ठीक, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो नंबर 1 ग्रुपिंग है एशियान, ठीक, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही करने की जरूरत है, बाकी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट डेट अच्छे से याद कर लेना, हेडक्वार्टर याद कर लेना, और जितने भी अदर चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट है वही हमने ऐड की हैं पीडीएफ में, और पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे वगैरह मिल जाएगा। सो 8 अगस्त 1967 को डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्रोनोलॉजी में। ठीक, सो 8 अगस्त 1967, और हेडक्वार्टर भी याद कर लो क्योंकि हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लेता है। हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जकार्ता, ठीक है, दैट इज इंडोनेशिया। सो जो मेंबर नेशन है इसके 10 मेंबर्स हैं, उसमें से मेंबर्स एक बार देख लो, मैप में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी ये येलो एरिया है, ठीक है, मतलब ये येलो कंट्रीज हैं, वो 10 मेंबर्स हैं एशियन के। ठीक, सो इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन एसएससी, ठीक है, सीजीएल में क्वेश्चन आया था, सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि इंडिया कौन सी इकोनॉमिक ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है। एशिया में लगता है कि एशियन में
इंडिया ऐड होगा लेकिन इंडिया ऐड नहीं है, ठीक है। नॉट इवन चाइना, चाइना भी अभी ऐड नहीं है। तो जो छोटी छोटी इकोनॉमी है वो अभी ऐड है एशियन में, ठीक है। 10 इकोनॉमीज हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लॉस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक। ये 10 कंट्रीज हैं जो भी एशियन के मेंबर हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या पर्पस है, क्या एम है। तो एक एम तो काफ़ी कॉमन एम है, दैट इज एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मेन कॉमन गोल होगा सब में, एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन विद द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, मतलब सबको साथ में लेके चलना है जितने ही मेंबर नेशंस हैं, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन फॉर प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, ठीक है। जितने भी साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस है ये वाले कंट्रीज, इनका डेवलपमेंट। चलिए, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ ही हो गया, सभी चीज़ों का विकास हो रहा है यहाँ पे, सोशल हो रहा है, कल्चरल हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। एक दूसरे की मदद करना, चाहे ट्रेनिंग में है, चाहे रिसर्च में है, एजुकेशन में है, प्रोफेशनल कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब में एक दूसरे नेशन की हेल्प करना, ठीक है। जो सभी के कॉमन गोल्स हैं, इनको ज़्यादा डिस्कस करने की भी फायदा नहीं है। चलिए, सेकंड में जो है साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब सार्क। अब सार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सार्क की जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में हेडक्वार्टर है, और इसकी जो डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है वो है 8 दिसंबर 1985, ठीक है। डेट याद रखना क्योंकि जो हायरार्की है या फिर जो एक क्रोनोलॉजी है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो मेंबर नेशन है इसके, मेंबर नेशन मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। अभी इसमें जो डोमिनेटिंग कंट्री है या फिर जो बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, वो इंडिया की है। अभी यहाँ से चाइना सोच रहा था एंट्री लेने की, ठीक है, सार्क कंट्री में, लेकिन अभी चाइना को एंट्री नहीं मिली है। अगर चाइना को एंट्री मिलती है तो डोमिनेटिंग जो पावर है बड़ी इकोनॉमी होने के नाते चाइना के पास आ सकती है, ठीक। चलिए, तो जो ये वाली जो कंट्रीज हैं बेसिकली जो साउथ एशियन है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये ईरान को छोड़ के जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये टोटली, ठीक है। तो 8 मेंबर्स हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव करते हैं, सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो जो साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ठीक है, टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, रिसेंटली जो सबसे अपडेटेड, करेंटली इसका जो सबसे नया या फिर जो हम कहें लेटेस्ट, इसका समिट कहाँ पे हुआ था, ठीक है। जो मीटिंग हुई थी अभी वो कहाँ पे हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट कर देना कि 2020 या फिर 2021 में सार्क की मीटिंग कौन सी कंट्री में हुई। चलिए, सो एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल टू अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। वही बात है जो एशियन का मेन एम था, वही एम इसका भी है, ठीक है। स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो इकोनॉमिक ग्रुपिंग का मोटिव सेम है, ज़्यादा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जो थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट है, ईयू में एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, वो रहेगा आपका यूरो करेंसी, ठीक है। यूरो करेंसी से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। यूरो करेंसी से एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। एक बार बताएंगे कि यूरो करेंसी की डेट क्या है, यूरो करेंसी की डेट क्या है, ठीक है। किस डेट में यूरो करेंसी सर्कुलेशन में आई थी, 2 अलग अलग डेट है, ठीक है। सर्कुलेशन में आने की अलग डेट है और जब ये अनाउंस हुई थी उसकी डेट अलग है। तो सर्कुलेशन में कब आई थी, एक बार ये फटाफट कमेंट करेंगे, फिर फाइनल कमेंट हम लोग बाद में देंगे। चलिए, तो यूरोपियन यूनियन, इसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1 नवंबर 1993, ठीक। और हेडक्वार्टर जो है दैट इज ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक। और जो मेंबर नेशंस इसके 27 मेंबर नेशन है। और ये 2016 का या 2015 का ये क्वेश्चन पेपर चेक करना, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 2 में इकोनॉमिक्स के, कि ईयू के कितने मेंबर्स, अभी कितने मेंबर है 27, और रिसेंटली अभी कौन सा मेंबर एग्जिट हुआ है इसमें से, फटाफट बताएंगे। 2020 में, जनवरी 2020 में एक नेशन यहाँ से एग्जिट करके, ठीक है। कौन सा नेशन है, चलिए, सो यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम अभी ब्री एग्जिट, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया है,
ठीक है, तो 31 जनवरी 2020 को थ्रू दी प्री एग्जिट प्रोसेस। तो अभी वहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज हैं? टोटल कंट्रीज है अभी 27, और इन 27 कंट्रीज में से भी जो कॉमन करेंसी है इनकी, वो करेंसी क्या है? यूरो। बट 27 की 27 कंट्री यूरो एक्सेप्ट नहीं करती। एक बार थोड़ा सा अगर आपको याद हो, अगर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको अच्छी हो, थोड़ा बताना कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो करेंसी एक्सेप्ट करती है। इस 27 कंट्री में से कितनी कंट्री ऐसी हैं जो यूरो एक्सेप्ट करती हैं? ठीक। सो यूके जो है अभी फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने ईयू को लीव कर दिया है। ठीक। सो 19 कंट्रीज में ऐसी हैं जो अभी यूरो को एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, जो उनकी कॉमन करेंसी यूरो है। चलिए, सो इन द रिसेंट ईयर यूरोपियन यूनियन हैज़ इमर्ज एज ए डेवलप्ड इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो अभी कुछ टाइम में वो काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी न्यूज़ में भी बहुत बार आता है ये। चलिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ नेशंस हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर शेयर्ड कॉमन करेंसी। ठीक है, यूरो क्या है? कॉमन करेंसी यूरोप में यूज होती है। ठीक। चलिए, यूरोपियन यूनियन फैसिलिटीज। अब इसमें जो है ये हमें पता है किस लेवल का है। यूरोपियन यूनियन जो है एक टाइप है कस्टम यूनियन का है, या फिर ये टाइप फ्री ट्रेड एरिया का है, या इकोनॉमिक यूनियन का है। थोड़ा सा कमेंट करना क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। थोड़ा सा अपना रिवाइज करिए कि जो ईयू है इट इज़ अ टाइप ऑफ, किस टाइप का इंटीग्रेशन है? करेक्ट। तो जो इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन उस टाइप का है। सो अब इसमें क्या होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी एंड कैपिटल, जितना भी ट्रांजेक्शन फ्री हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्री ट्रेड एरिया आ गया, कस्टम यूनियन आ गया, कॉमन मार्केट आ गया। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें आ गई, तो ये एडवांस लेवल का है इंटीग्रेशन। सो यूरोपियन यूनियन टू जितने भी जितने भी नेशंस हैं उसमें 19 स्टेट ऐसे हैं या 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो को एक्सेप्ट करती हैं। एंड फॉर दिस पर्पज यूरोपियन यूनियन मेड शेंजेन एरिया। बट इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कई बार आ जाएगा कि शेंजेन एरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, शेंजेन एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसमें बॉर्डर है ही नहीं, जिसमें कोई बॉर्डर है ही नहीं। सो मेंबर कंट्रीज आर एनकरेज टू एनेक्ट सिमिलर और यूनिफॉर्म लेजिस्लेशंस। जितने भी कानून हैं सिमिलर हैं, और जितने भी जस्टिस हैं या फिर जितने भी कोर्ट हैं वो सिमिलर काम करेंगे। अफेयर्स एंड मेंटेन कॉमन पॉलिसीज ऑन ट्रेड पॉलिसी सेम है, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फिशिंग पॉलिसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट सब लगभग सेम पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एडवांस लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। चलिए, नेक्स्ट वन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं नाफ्ता। ठीक है, तो नाफ्ता क्या है? एक फ्री ट्रेड एरिया है। अब ये क्वेश्चन आपको कई बार इस टाइप से पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एरिया का है, इसमें फ्री ट्रेड होगा। जितने मेंबर नेशंस होंगे वो नॉन मेंबर के साथ अपनी अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, और जो मेंबर नेशन है उनका क्या रहेगा? कोई भी टैरिफ इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 1994 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और फ्री ट्रेड एरिया का एक टाइप है। ठीक है, और इसमें जो 3 नेशन है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इन 3 ही कंट्री से बना हुआ है ये नाफ्ता। ठीक है, अभी इसका एक एडवांस नेम आ गया है। अभी जो इसका एक नेम जो है उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब USMCA। 2020 में थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आया है, थोड़ा सा जो न्यू निगोसिएशन है, कुछ रिवाइज होकर एग्रीमेंट्स बने हैं, जिसको बोलते हैं USMCA, मतलब US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक, तो MCQ में कई बार पूछ सकता है शायद। सो अभी तक की जो नाफ्ता है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। 1.2 ट्रिलियन समथिंग $, इसमें ट्रेड वॉल्यूम है इसका। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली $1.2 ट्रिलियन का बिजनेस करती है ये। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये नंबर 1 पे लार्जेस्ट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, 5th वन है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो है, क्योंकि इसमें इंडिया फाउंडर मेंबर है इसका, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो ब्रिक्स फर्स्ट फॉर्मल जो समिट हुआ था इसका, वो हुआ था येकैतरिंगबर्ग में 16 जून 2009 में, और हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में। चलिए, और इसमें जो डोमिनेटिंग कंट्री है, ठीक है, जितने भी डोमिनेटिंग कंट्री, जो भी बड़ी इकोनॉमी होती है वो डोमिनेटिंग होती है, लेकिन ब्रिक्स की सबसे बड़ी बात ये है
इसमें जितना भी शेयर है सबका शेयर बराबर है, तो कोई भी इकोनॉमी डोमिनेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि जो शेयर है वो सबका बराबर है। सो ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशंस। तो जितने भी इकोनॉमीज है वो इमर्जिंग है, बढ़ रही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक, सो ओरिजिनली इसको ब्रिक बोलते थे, ठीक है, ब्रिटेन, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन उसके बाद 2010 में अफ्रीका की एंट्री हुई, साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई। सो द टर्म ब्रिक्स वॉज कॉइंड इन 2001। तो ब्रिक्स जो नेम है ये पहले ही आ चुका था 2001 में, ठीक है। तो किसने दिया था? चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैच्स एसेट मैनेजमेंट, जिम ओ नील। थोड़ा इसको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि पूछ सकता है कि ये टर्म किसने दिया था। चलिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पांचों इकोनॉमीज की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़ी इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग है, और उसके बाद डेवलपिंग है, ठीक है, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक। सो कोई कम डेवलपिंग है, कुछ ज़्यादा डेवलपिंग है, लेकिन इमर्जिंग नेशंस है। चलिए, अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट भी इसी में अराइज हुआ। तो जितना भी आईएमएफ है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ में यूएसए और ईयू की डोमिनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये 4-5 नेशन ने ये सोचा कि जो आईएमएफ में यूएस और ईयू की पावर ज़्यादा है उसको कम करने के लिए एक अपना ही बैंक सेटअप कर दिया, उसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक। सो ड्यूरिंग द 6th ब्रिक समिट इन फोर्ट एलिजा, नाम याद रखना, फोर्ट एलिजा, 2014 में एक समिट हुआ फोर्ट एलिजा में जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया गया, ठीक है। अब इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनडीबी। सो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, द बैंक शैल हैव एन इनिशियल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 बिलियन यूएस डॉलर। तो जितने भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर की है। उसके बाद इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल शैल बी 50 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। जो इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है पर नेशन में, इनिशियल पर नेशन मतलब जितना भी शेयर है सभी का वो बराबर है, ठीक है। तो पर नेशन की अगर हम बात करें, इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 50 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, इक्वली शेयर्ड अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। चलिए, अब ये जितने भी 4 पॉइंट इनको अच्छे से ध्यान में रखना। तो द फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर शैल बी फ्रॉम रशिया, ठीक है। चेयर वो बोर्ड, या बात करें चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होगा रशिया का होगा। फिर फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्राज़ील से होगा, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होगा वो इंडिया से होगा, ठीक है। और एनडीबी हेडक्वार्टर जो होगा वो संघाई में होगा। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया से वो कौन थे? केवी कामत, ठीक है, केवी कामत, ये नाम याद रखना, ठीक। सो एनडीबी बैंक एम टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी थ्रू इट्स टेक्निकल असिस्टेंट एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। तो जितने भी 5 नेशंस हैं उनका कल्चरल एक्सचेंज या फिर उनके जो इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन करना मेन एम है, ठीक। उसके बाद जो ग्रुपिंग है G8, ठीक है, G7, G8, G20। अब इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया G7 का पार्ट भी नहीं है, इंडिया G8 का पार्ट भी नहीं है, और इंडिया G20 का पार्ट है सिर्फ, ठीक है। जो इंडिया है वो G20 का पार्ट है, ठीक है। तो G8 में ये कंट्रीज आ गई और G7 में ये कंट्रीज। सो डेट ऑफ ओरिजिन देख लो कब हुआ था, बाकी इससे लेना देना कुछ नहीं है, यूजीसी नेट में अभी तक कुछ नहीं पूछा, ठीक है। डेट देख लो 1975 में ये सेटअप हुआ है। चलिए, उसके बाद है द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक। ये थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, एपेक। सो 1989 में ये सेटअप हुआ था, ठीक है। पहले 12 कंट्रीज थी, अब कितने मेंबर्स हैं इसके? 21 मेंबर्स हैं, ठीक। सो दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड फॉर ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक। तो जितने भी ये वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी ये कंट्रीज हैं इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, ठीक है, इनका डेवलपमेंट के लिए एक रीजनल ग्रुप बना जिसका नाम रखा गया एपेक, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगेन इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और जो मेन टारगेट है वही है ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, उसका कंजप्शन रिड्यूस करना ताकि इन्वायरमेंट भी डिग्रेडेबल रहे। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इन द रीजन एंड
टू वर्क टूवर्ड डबलिंग द शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर कितना करना, डबल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बाई 2030 तक। शायद कभी और डेट पूछ लेगा कि कब तक का टारगेट है, तो 2030 तक का, ठीक। सो इम्प्रूव लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ताकि ये जितने भी कंट्रीज हैं, नेटवर्क सिस्टम इनमें क्या हो, प्रॉपर हो, वन कंट्री टू अनदर, ठीक। सो कनेक्ट द रीजन थ्रू इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज, पीपल मोबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड टाइज अक्रॉस द एशिया पैसिफिक। वही बात है, जो कॉमन गोल है सबके, वही इनके भी गोल है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक, वो टॉपिक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, ILO, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी अपनी पूरी रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।